अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 47 फिज़िकली स्टार्ट हो गया जी दोबारा से। 45 और 46 ये दो लेक्चर्स माशाल्लाह लेके आए हैं आप लोग। हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ बच्चों ने हाथ नहीं खड़े किए। कौन कौन नहीं लेके आया लेक्चर 45 46? नहीं लेके आए। 1 2 3 4 5। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? क्या वजह हुई? जहाज गिनते रहे? ड्रोन? हाँ, एक ले लिया था, बड़ी मेहरबानी। दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक्रूअल का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे। और एक्रूअल की एडजस्टमेंट, एक दो एडजस्टमेंट्स लाजमी हर सवाल में आती हैं जो IAS 12 का सवाल आता है। तो वो जो 70-80% सही करने वाला काम है वो आप कैसे करेंगे? अभी मैं ये कर रहा हूँ कि जो किया है क्विक राउंड अप उसका करेंगे और उसमें एडिशनल थोड़ी सी बात भी करूँगा। और फिर एक अलग से कॉन्सेप्ट है कि आपका अगर टैक्स रेट चेंज हो जाए अगले साल में जाके तो डेफर्ड टैक्स के क्या असरात हैं, ये मैं सिखा रहा हूँ। तो अभी भी मौका है, जिन्होंने नहीं लिया दोबारा हाथ खड़ा करें। 2 लेक्चर्स नहीं लिए वो हाथ खड़ा करें। 2 लेक्चर्स नहीं लिए माशाल्लाह। 1 2 3 4। यार तुमने क्यों नहीं लिए यार? क्या हुआ? हाँ, एक थोड़ा सा रह गया। मैंने कहा जिन्होंने दोनों पूरे नहीं लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दोनों पूरे नहीं लिए, अब आज कैसे कर सकोगे? ये काम तो बढ़ता जाएगा यार, मुश्किल हो जाता है ना बेटा। चलें, अच्छा जी। 45A में आपको मैंने ये सवाल करवाया था, क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा ही है। इससे पहले हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी, एक रूल की रिवीजन की थी। ये मैं इंशाल्लाह क्विकली डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फिर 45 पार्ट बी के अंदर आपके साथ एथिक्स वाली छेड़खानी कर दी थी। हालात का पता कोई नहीं था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी साथ साथ चला लेते हैं। 2 दिन आप वेले घर बैठे होंगे तो ऐसे ही फजूल किस्म की खबरें जो इतनी झूठी चल रही थी उनकी बजाय आप ये काम कर लेंगे। मुस्तनद चीज़ें तो बाद में पता लग ही जाती हैं एंड पे आके कि क्या हुआ और क्या ना हुआ। तो मैंने ये एथिक्स जो है ये आपके साथ डिस्कशन जो है ये की थी, ठीक है जी। ये मैंने वहीं से कॉपी किया ताकि सेम टू सेम वही चीज़ रहे, ठीक है। बड़ी मुश्किल से अलाइनमेंट सीधी करता हूँ मैं, ये 10-15 मिनट लग गए मुझे इसमें। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे, ताकि जहाँ डॉट लगा जो भी हुआ आपके साथ डिस्कशन हुई वही यहाँ पर कॉपी हो, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको प्रिंसिपल्स और थ्रेड्स की बात कर दी थी, ऐसा ही है। प्रिंसिपल्स और थ्रेड्स में कोई मसला? अभी कुछ और थेरीज की रहती है, वो हम इंशाल्लाह स्लोली पढ़ेंगे, क्योंकि एथिक्स बड़ा बोर टॉपिक है, ये इकट्ठा नहीं पढ़ा जा सकता। ये ऐसे ही किसी बड़े टॉपिक के साथ चलता है, कभी कंसोलिडेशन के साथ चल रहा होता है, कभी जब मौका मिले ये एक स्टपनी है फिट कर दी जाती है, कभी IAS 12 के साथ साथ ऐसे ही चलता है। तो ये बेसिकली तो मुख्तलिफ लेक्चर्स को इकट्ठा करके एक लेक्चर बनाया हुआ था जिसके अंदर ये डिस्कशन हो गई थी। फिर मैंने 46 पार्ट बी के अंदर पास पेपर 5 की डिस्कशन करनी थी, लेकिन वो गलती से मैंने लास्ट सेशन में जो जगह ढूंढकर लेक्चर बताया था उनको, मेरे से नंबर गलत हो गया। तो वो सेम ही नंबर उन्होंने भी बिना देखे अपलोड कर दिया, सेम टू सेम ही, यानी दोनों ही पार्ट भी वही चले गए। तो अनफॉर्चुनेटली अब वो पार्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपका डिस्कस नहीं हो सका। बहरहाल आपने क्वेश्चन नंबर 5 को खुद से ट्राई करना है और आज आपको ये पार्ट बी में अवेलेबल करूँगा, ठीक है। ऐसे ही 45-50 मिनट्स का होगा, ये हिम्मत करके आपने लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी की डिस्कशन, यानी कि बाकी की थेरीज की, और 1-2 पास पेपर्स और वो फिर अब हम कर लेंगे। हो सकता है ये आज आपको मैं ना भी भेजूँ, ना भेजा तो फिर किसी वक्त में करवा दूँगा। वैसे ये बना हुआ है लेक्चर, ये भेज ही दूँगा, ठीक है। ये आप लोगों ने ले लेना है, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पेपर में सवाल का जवाब देना कैसे, ठीक है। एथिक्स तो वही है, बस उसको लिखने का तरीका जो है वो आना चाहिए। लेकिन हमने बहरहाल इसके अंदर ये 5 के बाद फिर 4 आपको होमवर्क भी मिलेगा, ये भी आपने ट्राई करना ही है, ठीक है। 2 तरह के सवाल होते हैं, एक तरह का सवाल ये है जो तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरह का सवाल फिर चलते चलते किसी वक्त करेंगे। ऐसे ही स्लोली इसको हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके किया करेंगे, ठीक है जी। तो वापस आइए, तशरीफ़ लाइए जी। वही है, आ गया ना, उन्होंने कर दिया होगा। फिर मैं भी लेक्चर ही देख रहा था, देखो बैठे थे। तो वो जो लेक्चर आया है वो लेक्चर होगा, पता नहीं उन्होंने फिर उसी 46B बनाया होगा। 46B है तो ठीक है, वही आपका लेक्चर है। ऑनलाइन वालों को तो वो सही करके मिल गया होगा, उनका अपलोड हो जाएगा, आपने भी यूट्यूब से ले लेना है इसको। पास पेपर 5 उसमें डिस्कस हुआ हुआ है एथिक्स वाला, ठीक है। आ जाए ज़रा अपने IAS 12 पे। अच्छा जी, हमने बात यहाँ से शुरू की थी, मैं दोबारा से ज़रा क्विकली इसको राउंड अप करूँगा, ठीक है। एक्रूअल्स,
बचपन में हमने पढ़ा हुआ है एक्रूवल्स को। एक्रूवल्स अगर इनकम है 12 रुपये, यानी आपने इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया क्या होता है? इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं जब हम उसे अर्न कर लें, कैश आए या ना आए ये रेलेवेंट नहीं है। एक्सपेंस हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो इनकर हो जाए, कैश पे करें या ना करें। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक महीना अपने एम्प्लॉयज़ से सर्विसेज ले ली, अब महीने का एंड हो गया तो आपका एक खर्चा इनकर हो चुका है, आपने उनसे सर्विसेज ले ली हैं, आप एक्सपेंस यानी सैलरी एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लें। पेमेंट कर दिया तो एंट्री बनेगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पेमेंट नहीं की तो एंट्री बनेगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेबल क्रेडिट। आपने बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली, किराए पे ली हुई थी, महीने का एंड हो गया, एक महीना बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली, एक्सपेंस इनकर हो गया, अगर पेमेंट कर दिया तो एंट्री बन रही होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं तो रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट। आपने बिजली इस्तेमाल कर ली तो खर्चा इनकर हो गया, आपने उसकी एंट्री पास करनी है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, पेमेंट कर दी तो कैश क्रेडिट, नहीं की तो पेबल क्रेडिट। यानी कैश का पे होना एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए रेलेवेंट नहीं है, उसका इनकर होना रेलेवेंट है। आपने बैंक से लोन ले लिया, एक महीना लोन इस्तेमाल कर लिया, महीने का एंड आ गया, इंटरेस्ट साल बाद देना है, महीने के एंड पर आपका अगर ईयर एंड मिसाल के तौर पे हो रहा है तो आपने एक महीने का इंटरेस्ट बुक करना है, क्योंकि आपने एक महीना बैंक का लोन यूज़ कर लिया है, जैसे लीज में आपने पढ़ा था, तो एक महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर ले। तो एक्सपेंस का रिकॉर्ड करना कब है? जब उसे हम इनकर करते हैं। हम अकाउंटेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, हम एक्रूअल बेसिस को फॉलो करें। एक्रूअल बेसिस है कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो जब वो इनकर हो, इनकम को रिकॉर्ड करो जब वो अर्न हो जाए। आपने जो गुड्स डिलीवर करनी थी, जो सर्विसेज रेंडर करनी थी, वो आपने कर ली, ठीक है। आप शाम के टाइम में अपना खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपने एक महीना ट्यूशन पढ़ा ली, महीने का एंड हो गया, अब आपको पैसे रिसीव हुए या नहीं हुए, आपके ज़िम्मे जो काम था वो आपने कर लिया, तो आप अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, ट्यूशन फ़ी इनकम क्रेडिट। पैसे आ जाएंगे तो आप एंट्री करोगे, महीने के एंड पे एंट्री करोगे कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, नहीं आए तो आप कहोगे रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, ठीक है। इनकम रिकॉर्ड करते हैं जब हम उसे अर्न कर लें। बात समझ आ रही है? अब 12 रुपये, ये मिसाल दी, हमारी 12 रुपये की इनकम है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे एक महीने की 1 रुपया इनकम है तो हमारे 12 महीने हमने सर्विसेज दी तो 12 रुपये की इनकम रिकॉर्ड होगी। अगर पेमेंट 11 की है तो क्लोजिंग में रिसीवेबल। ऐसे ही अगर इनकम 12 की थी लेकिन आपने रिसीव कर लिया 16, तो ये आप कमाया कम रिसीव ज़्यादा कर गए, तो ये आपके पास क्या आ जाती है? अनअर्नड इनकम। तो अगर इनकम रिसीवेबल है तो वो एसेट है, अगर अनअर्नड है तो लायबिलिटी। ये लेक्चर में समझ आई थी? मैं ज़रा क्विकली, लेक्चर में थोड़ा तफसील से बात हुई होगी, ज़रा क्विकली राउंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस है, जितना एक्सपेंस इनकर हुआ अगर उस से कम पे हुआ है तो फिर क्लोजिंग में पेएबल, और जितना एक्सपेंस इनकर हुआ उससे ज़्यादा पे कर गए हैं तो क्लोजिंग में प्रीपेड। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने दिमाग के अंदर जो चीज़ रखी हुई थी, शायद बोला भी हो कि एक महीने का 1 रुपया खर्चा है या एक रुपया इनकम है, तो अगर आपने कमाया 12 इनकम है, आया 11 तो क्लोजिंग में रिसीवेबल, कमाया 12 आया 16 तो क्लोजिंग में आपने फ्यूचर के भी पैसे रिसीव कर लिए तो क्लोजिंग में एक लायबिलिटी बन गई। आपने खर्चा इनकर हुआ आपका 12 लेकिन पेमेंट किया आपने 11, क्लोजिंग में पेएबल। खर्चा इनकर किया आपने 12, पेमेंट ज़्यादा कर गए तो क्लोजिंग में प्रीपेड। अब जिन्होंने लेक्चर नहीं ना लिया वो मुझे वैसे भी नहीं चलने देंगे, ऐसे मैं परेशान होता रहूँगा उनको देख के। तो ये जो अल्फाज हैं बड़े ख़तरनाक अल्फाज हैं, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं इनके बारे में, कि अगर ये एक्सपेंस के साथ लगें तो ये पेएबल का मतलब देते हैं, इनकम के साथ लगें तो रिसीवेबल का। ये जो अल्फाज हैं एरियर, एक्रूड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ओइंग, सही है। अच्छा, ये थोड़ी सी बात करने के बाद फिर हमने इस सवाल के अंदर जाकर देखा, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था, जिसके अंदर एक्रूअल की एडजस्टमेंट आपको इंटरेस्ट के केस में, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम के केस में समझाई गई थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर मुकम्मल डेटा मौजूद है कि आप पूरा लेजर बना सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े, बल्कि शायद उससे अगले लेक्चर में आपने 46 लेक्चर के अंदर आपने जो पिजन वाला सवाल किया उसके अंदर डेटा पूरा नहीं था, उसकी बुनियाद भी बनाई थी, ऐसे ही है ना। बहरहाल ये पूरे का पूरा आपका लेजर बन सकता था। तो ये देखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर आपने बनाया, ओपनिंग में कुछ भी नहीं था पेएबल, आपने पेमेंट, कोई भी काम पहले कर सकते, एक्सपेंस पहले निकाल लें,
आप पेमेंट और क्लोजिंग पहले निकालिए, 4 चीजें पूरी करनी है आपने इस लेजर के अंदर, ओपनिंग, एक्सपेंस, पेड और क्लोजिंग। टैक्स वाले कहते हैं एक्सपेंस के, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में कि आपको टैक्स रिलीफ हम देंगे, यानी आपको डिडक्शन के तौर पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, कब? जब वो पे हो। यानी हम तो हमेशा, अकाउंटेंट्स ने हमेशा किस बेस पे चलना है? एक्रूवल पे। हमारी तो बुनियाद ही यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो बेसिक पिलर्स है, वो जैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देखते हैं उनके 2 बेसिक पिलर्स क्या हैं? गोइंग कंसम्पशन और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट। तो हमने तो हमेशा ही ऐसे करना है कि हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लेना है जब वो इनकर हो जाए। लेकिन टैक्स वाले ज्यादातर कैश बेस पे चलते हैं, तो फिलहाल तो कैश बेस पे ही चल रहे हैं, लेकिन पिजन वाले सवाल में दोनों काम ही उन्होंने कर लिए थे। एनीवेज, आपको क्या पता 46 में क्या हुआ है। खैर, तो अब वो कह रहा है कि जी इंटरेस्ट अलाउ करते हैं टैक्स वाले एज अ डिडक्शन जब वो पे होता है। अब ये लेजर है आपका। अब इस लेजर के अंदर ये एक्सपेंस है जो हम अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है, और ये पेमेंट है जो टैक्स वाले अलाउ करें रिडक्शन। तो इस केस के अंदर तो आपको मैंने बताया हुआ है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वाले फिगर को उल्टा दो, टैक्स वाली को रिकॉर्ड करो। ऐसे ही ग्रेचुटी में हमने देखा था, ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में देखा था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस के केस में हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ 1.5 रुपये का, वो कह रहे ना 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 1 रुपया अलाउ करेंगे। तुमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, हम रिवर्स कर देंगे 1.5 रुपया। प्रॉफिट की फिगर तक आते आते इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हो चुका था, ऐड कर दिया। उन्होंने कहा अलाउ करेंगे हम 1 रुपया पेड, तो हमने वो माइनस कर दिया। ठीक है, सही है। उसके बाद इसी की बात अगर करें तो क्लोजिंग में हमारे पास क्या आ रहा है जी? पेएबल। अकाउंटेंट्स की बैलेंस शीट के अंदर एक करंट लायबिलिटीज के अंदर एक लायबिलिटी नजर आ रही है। टैक्स वाले अगर तो एक्रूवल बेस पे चल रहे हैं तो उनकी भी लायबिलिटी है, लेकिन अगर वो एक्रूवल बेस पे नहीं चल रहे, वो तो पेमेंट की बेस पे एक्सपेंस को मानते हैं, तो फिर कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी और डिफरेंस आ जाएगा। तो 0.5 का इंटरेस्ट पेएबल कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस नहीं है और डिफरेंस आ गया, जिसके बारे में आपको मैंने लिखवाया होगा कि ये पेएबल फ्यूचर में पे होगा तो टैक्स वाले इसको अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में डिडक्टेबल होगा। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। जिन्होंने लेक्चर लिया वो एंजॉय कर रहे हैं, दोबारा हाथ खड़ा करें कौन कौन लेक्चर लेके आए हैं। मैं उन्हीं को देखूँ ना, सिर्फ उन्हीं शक्लों को देखूँ, ताकि मुझे पता तो लगे कि हाँ भाई सही जा रहा है काम। ये वाहिद क्लास है जिसके अंदर इतने बच्चे निकले हैं जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया है। FR1 और CMA के अंदर बच्चे 99% बच्चे लेक्चर लेकर आए हुए हैं। आप लोगों की परसेंटेज बहुत ख़राब है, हालांकि आप लोग तो तजुर्बाकार लोग हैं, आपको तो पता है ICAP क्या करता है। चाहे तूफ़ान हो, चाहे बारिश हो, चाहे जंग हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने अपना पर्चा वैसा ही बनाना है, अपने पर्चे को उसी टाइम पे ही लेना है। तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए था, जो दो दिन मिले थे आपको तो रिवीजन कर लेनी चाहिए थी। एनीवेज, ऐसे ही ये समझ आ गई। अब ऐसे ही इंटरेस्ट इनकम थी, ये डेटा से आपने जो इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, ये मैं नहीं करवा रहा, सादा सी बात है। 1 अप्रैल को एक लोन लिया था तो उससे इंटरेस्ट 1 अप्रैल से एक्रू होना शुरू हो गया था। ठीक है, 9 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस बना था, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ 6 महीने का पे हुआ था। इस तरह से ये कहानी थी। बिल्कुल ऐसे ही इंटरेस्ट इनकम भी थी। तो इंटरेस्ट इनकम का लेजर बिल्कुल वैसे ही एक्रूवल की बेस पे आपने बचपन वाला बनाया, और यहाँ पे भी लड़ाई वही है। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले कह रहे हैं कि हम आप इंटरेस्ट इनकम को उस वक्त टैक्स लगाएंगे जब वो एक्चुअली रिसीव हो, यानी कि वो फिर किस पे चल रहे हैं? कैश बेस पे। ठीक है, ये भी पक्का कराना है ना रूल। अभी एंड पे तो एक कुलिया बनाना है जिसको पर्चे के सवालों के लिए करना है, तो ये तो 2 लेक्चर्स के बाद कुलिया बनने जा रहा है। जिन्होंने 2 लेक्चर्स लिए उन्हीं को पता लगेगा ये बात, बाकी भी आज ले लें इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब हमने इनकम रिकॉर्ड की है 2.25 एक्रूवल बेसिस पे, लेकिन रिसीट अभी सिर्फ हुई है 1.5। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हम एक्रूवल को नहीं मानते, हम तो कैश को मानते हैं। तो हमने इनकम रिकॉर्ड की है 2.25 की, अकाउंटिंग को रिवर्स कर दो। अगर हम एक्रूवल पे हैं, टैक्स वाले कैश में हैं, तो हमारे और टैक्स वालों का इख्तलाफ है। हमारा और टैक्स वालों का जब भी इख्तलाफ होना है, हमने अकाउंटिंग को उल्टा देना, टैक्स को रिकॉर्ड करना है। तो हमने अकाउंटिंग में क्या किया हुआ है? 2.25 की इनकम रिकॉर्ड की हुई है, उसको उल्टा देंगे। प्रॉफिट तक आते आते ये ऐड हो चुकी है, लेस कर देंगे, और हमें ऐड क्या करना है? 1.5। तो करंट टैक्स की वर्किंग में आए तो आपको ये नजर आ रहा होगा 2.25 माइनस हो गया और 1.5 ऐड। ये हो जाता है करंट टैक्स की कैलकुलेशन की बात। फिर डेफर्ड टैक्स की बारी आती है, तो हम कहते हैं जी डेफर्ड टैक्स के अंदर देखें, हमारे पास इनकम में इस तरफ बैलेंस आ रहा है, तो ये क्या है? रिसीवेबल एसेट है। तो बोलो ये रिसीवेबल। अब हम चूंकि एक्रूवल बेसिस पे हैं, तभी तो रिसीवेबल। देखो कैश बेसिस पर शायद ये बात हुई होगी लेक्चर्स में, कैश बेसिस पर जो लोग चलते हैं उन लोगों के यहाँ ये रिसीवेबल
अनअर्न्ड, प्रीपेड, पेएबल, ये अल्फाज का वजूद ही नहीं होता। ये वजूद में ही कब आते हैं? जब हम एक्रूअल बेसिस के ऊपर चलते हैं। ये रिसीवेबल, अनअर्न्ड, पेएबल, प्रीपेड, ये अल्फाज का वजूद ही एक्रूअल की वजह से है। अगर कोई बंदा एक्रूअल बेसिस पे चल ही नहीं रहा, कैश बेस पे चल रहा है, तो उसकी दुनिया में ये एग्जिस्ट नहीं करते। अब हमारा तो क्लोजिंग में रिसीवेबल आ रहा था, तो हमने क्लोजिंग रिसीवेबल लिखा यहाँ पे जाके 0.25 और 0.75। टैक्स वालों के जब वो कैश बेस में तो इसको मानते नहीं, तो टैक्स बेस के आ गई 0। फिर मैंने आपको यहाँ पर भी लिखवाया होगा, ये डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है? रिसीवेबल। ये फ्यूचर में रिसीव होगा, जब रिसीव होगा तो टैक्स वाले कह रहे हैं हम इस पे टैक्स लेंगे, तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है। और तीसरा आपका फेवरेट पीपीई, पहले दिन से ही लगे हुए हैं इसके ऊपर। इसके अंदर खूबसूरत इस सवाल के अंदर बात क्या थी? उसने अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन सिर्फ दी हुई थी। तो हमने बड़ी कोशिश की किसी तरह से पीपीई का लेजर शायद बन भी जाता, आप अज्यूम करके पीपीई का लेजर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था खामखा के अजम्पशन से परहेज करें, ये भी तो काम करा ही गया था आपको। एनीवेज, अगर कोई बंदा पीपीई का अज्यूम करके 100 रुपए 200 रुपए डेटा अज्यूम करके उसके हिसाब से पीपीई का लेजर बना के वो पहुंचे, तो डिफरेंस के साथ नतीजे वो भी इसी पे ही पहुंचेगा। ठीक है। लेकिन हमने क्या कर लिया, ने कहा यार डेप्रिसिएशंस गिवन है, जरा डिफरेंट काम था ना, हर दफा हर रोज तो डिफरेंट काम हो ही रहा होता है, तो डेप्रिसिएशंस गिवन थी। हमने कहा जी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 जनवरी 9 को, तो 9 और 10 दोनों साल गिवन है, तो 1 जनवरी 9 पे ओपनिंग अकोमोडेशन 0 थी अकाउंटिंग वालों की। फिर 15 रुपए की डेप्शन आई तो क्लोजिंग ये बन गई। फिर अगले साल ओपनिंग 10 में ये 15 बनी, फिर 15 आई तो 30 हो गई। टैक्स वालों का ऐसे ही 45 और 6 है। तो हमने ये दोनों लेजर्स बना लिए, अकाउंटिंग वालों का भी और टैक्स वालों का भी। अब करंट टैक्स तो आसान है। करंट टैक्स के अंदर क्या करना होता है? डेप्रिसिएशन रिवर्स, और ये अकाउंटिंग वाली डेप्शन रिवर्स और टैक्स वाली डेप्शन रिकॉर्ड। लेकिन सवाल सिर्फ था 2010 के लिए, तो ये इसलिए बनाया था कि क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग निकला है। ठीक है। अब अकाउंटिंग डेप्शन 15 है, टैक्स डेप्रिसिएशन 6 है, उल्टा दो अकाउंटिंग डेप्शन 15 ऐड बैक, और अलाउ होगी 6 रुपए की टैक्स डेप्रिसिएशन। तो करंट टैक्स के अंदर तो कोई मसला नहीं था, करंट टैक्स में हमने जाके ऐसे कर दिया 15 ऐड 6 लेस। जब बारी आई डेफर्ड टैक्स की, तो एक नया काम हुआ था। वो ये नया काम था कि कैरिंग अमाउंट 30 आ रही है, टैक्स बेस 51 आ रही है, लेकिन ये एसेट नहीं है, ये कॉन्ट्रा एसेट है, ये एसेट नहीं है ये। तो मैंने यहां पर शायद बोला होगा कि हाँ लिखा भी हुआ, बल्कि जबरदस्ती, अच्छा रूल्स मैंने बोल दिए थे, ये भी लिखवा दिए थे। ओ नो, अब तो आप लोग ये काम करना शुरू कर देंगे, कर लेना पर्चे के अंदर। क्या ये एक रूल सिर्फ याद रखना है, वैसे ही आपको याद है, वो पहली दफा पढ़ा ही यही था, कैरिंग अमाउंट एसेट की ज्यादा थी टैक्स बेस से, याद है? तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा हो एसेट की, तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है। इस एक को याद कर लो, बाकी बाकी तीनों इससे बन जाते हैं। जैसे जब कैरिंग अमाउंट कम होगी तो इसका उलट। अच्छा, जब एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो टीटीडी आता है, जब लायबिलिटी की ज्यादा हो तो डीटीडी, फिर इसके उलट रूल 4। ठीक है ना। तो ये इस तरह से जब पर्चा शुरू हो और आप लोगों को लॉजिक ना मांगी गई हो थ्योरेटिकली, अब तो आपको समझ आ चुकी है ना, क्योंकि पिजन वाला सवाल भी कर चुके हैं आप हर सब। फिर भी मेरी आदत यही रहेगी, मैं आपको जब भी कोई सवाल कराऊंगा मैं इसी तरह से बोला करूंगा कि ये फ्यूचर में, क्योंकि डेफर्ड टैक्स फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को सोच के हम कहते हैं कि इसको टैक्सेबल कहें, डिडक्टेबल कहें। लेकिन एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए बगैर किसी रूल को सोचे आप ये 4 लिख लें, आपका 100% सवाल सही हो सकता है। लेकिन ये पहले दिन बता देता तो सोचना खे था आपने, खे समझते हो, खे तेसुआ, कोई नहीं समझना था आपने कहना था कोई जरूरत नहीं, दिमाग को चलाने से दिमाग जाया हो जाएगा, इसको संभाल के रखते हैं, ये है ना। तो पर्चे पे ये लिख लेना जब वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मांगे, तो ये जल्दी से लिख लेना, इस पर टाइम नहीं लगना, सिर्फ एक को सोच के लिखना है। बाकी ये मेरे ख्याल में 30 सेकंड में ये रूल लिखे जाएंगे। अब ये लिखने का फायदा ये होगा कि आपको सिर्फ कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकालनी, और यहाँ से इस जंतरी को देख के आपने टीटीडी या डीटीडी लिख लेना फटाफट, वो एरर फ्री तरीका है, तो ये कर लेना। खैर एनीवेज, मैंने कहा जी जबरदस्ती रूल 4 लगा दे। रूल 4 क्या था? रूल 4 क्या है? लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी। रूल 3 और 4 लायबिलिटी के लिए, ठीक है ना। अब ये लायबिलिटी नहीं है, दिस इज लाइक लायबिलिटी, कॉन्ट्रा एसेट है ना, तो मैंने कहा था ये लायबिलिटी मान गई, एक तरह से समझ लो थोड़ी देर के लिए लायबिलिटी, हालांकि लायबिलिटी नहीं है, ये कॉन्ट्रा एसेट है। पर कहने क्या है, अपना सवाल सही करना है, ये समझो लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस ज्यादा है या कम है?
ज्यादा है या कम है? तो फिर रूल कौन सा लग रहा है? 4। तो मैंने कहा था ये TTD है। अब कोई, बल्कि मैंने यहां पे शायद मुझे लगता है मैंने यहां पे आपको एसिड भी करके दिखाया होगा, करके दिखाया था एसिड का। अगर एसिड होता, अज्यूम कर लें 100 रुपए का एसिड है, तो 100 रुपए माइनस 30 रुपए 70 रुपए कैरिंग अमाउंट आ गई, और 100 माइनस 51 49 रुपए टैक्स बेस आ गया। अज्यूम कर लिया ना हमने 100 रुपए एसिड की कॉस्ट है, ठीक है। तो फिर यहां पर कैरिंग अमाउंट एसिड की ज्यादा थी टैक्स बेस से, तो ये टैक्सेबल ही बनता है, क्योंकि हमने इसको फजूल में असम्पशन लेके टाइम जाया करने के बजाय कह दिया कि इसको लायबिलिटी का रूल लगा दो, रूल लगकर वही आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो ये एक नई चीज थी सवाल के अंदर। एनीवेज, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स के लिए ये एज ऑन बैलेंस आया। ओपनिंग कहां से मिला था? सवाल में गिवन है, कहां गिवन है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाज। अच्छा, और भी चीजें हो सकती हैं ना, मुझे पता नहीं है कि क्या सिर्फ हमारे पास जो है वो सिर्फ यही थे। मे भी सिर्फ इनका डिफरेंस ही ये निकल आए। एनीवेज सॉरी, इनका ओपनिंग का 15 और 45, ठीक है। मे भी इसी का डिफरेंस बने, लेकिन हो सकता है कुछ और चीजें भी हो ना। तो जब सवाल में दे दे तो हमें क्या पता कि पिछले साल के एंड में कोई और चीज ऐसी पड़ी थी जिस पे डिफरेंस हो। वैसे होता तो सामने नजर आ जाता। एनीवेज वैसे ट्राई किया था आपने? गिवन था इसलिए ट्राई नहीं किया, कोई बात नहीं। 15 और 45, ठीक है। 30 का डिफरेंस है। और बोलो 30 पे लगाओ जरा, कितने परसेंट रेट था? 35% लगाओ जरा। वैसे हाँ, 10.5 ही आ रहा है। यानी अगर ना गिवन होता तो हम कैसे निकालते? भाई देखो, ये एसिड तो पिछले साल से चला आ रहा है ना। मैंने एक सवाल के अंदर आपको करवाया था कि अगर एज ऑन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसिड एज ऑन मिसिंग हो तो क्या करना है, वही काम करना पड़ता। यानी हमें ये DTL/A वाली वर्किंग 31 दिसंबर 9 पे भी करनी पड़ती। और उस वक्त सिर्फ 2 ही चीजें थी, मतलब एक ही चीज थी, वो क्या थी? PPE। अब PPE का क्लोजिंग अक्यूमुलेशन 15 है, और ये कितना है? 45 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 आता। 30 पे 35% लगता तो 10.5, ठीक है। अब वो 10.5 लायबिलिटी है या एसिड? रूल तो वही लगना है, रूल तो सेम ही लगना है। तो यहां पर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से कम है, यहां पे भी कम है, तो सेम ही रूल था, यानी कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी। अगर निकालना पड़ता तो, पर गिवन था इसलिए निकालने की जरूरत, सवाल में गिवन हो तो आपने निकालने की कोशिश नहीं किया करनी कि सवाल में निकले, किसी में ना निकले। तो जब सवाल में दे दिया तो फिर आपने ये कैलकुलेट नहीं किया करना, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका डेफर्ड टैक्स, बल्कि ये लिखा हुआ है, गुड। अच्छा, डेफर्ड टैक्स बैलेंसिंग आ गया, तो करंट टैक्स CTE डेबिट CTP क्रेडिट, और DTA डेबिट DTE क्रेडिट, उसके बाद सीधा ही रेकंसाइल हो गया था। कोई मसला? ये सवाल हमने किया था लेक्चर नंबर 45 में। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जिन्होंने लेक्चर लिया हुआ है उनसे कह रहा हूँ। बाकियों के क्वेश्चन हो सकते हैं वो लेक्चर लेने के बाद उनके भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। चलें आगे। अच्छा, फिर अगला लेक्चर स्टार्ट हो गया था, बीच में वो पार्ट 20 आया था जिसके अंदर आपने एथिक्स किया, वो इंशाल्लाह देख लेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 46 आया। उससे पहले मैंने ये बात उसी से पहले की थी, ये लेक्चर 9 से पहले की होगी मुझे लगता है, क्योंकि मैं कॉपी करके लाया हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे, हाँ मैंने समझाया था ना आप लोगों को, ठीक है, कि पूरा सवाल पूरा डेटा गिवन ना हो, बल्कि वो यूं कह दे कि 0.5 का एक्सपेंस था, कोई कैश पे नहीं हुआ, तो ये क्या आ रहा है? पेएबल। ये क्या आ रहा है? अब करंट टैक्स के अंदर एक्सपेंस रिवर्स हो गया, यानी एड बैक हो गया, अगर टैक्स वाले कैश बेस पे चल रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ से मैंने लिया था। चले सवाल में क्वेश्चन 9 की एडजस्टमेंट आई पड़ी है। चले ठीक है, क्वेश्चन 9 के अंदर ही देखते हैं। अच्छा, अब स्टेप्स क्या हैं? एक्रूअल का सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है? लेजर बनाना है। यही सिखाया हुआ है आपको, ठीक है। पिछले 2 लेक्चर में यही सिखाया गया। पहले ना मैं सिर्फ आप लोगों को देने लगा था एथिक्स ही। फिर मैंने कहा यार पता नहीं जंग के केड़ा पता है 2 दिन चले या 20 दिन चले, तो ये ना हो कि उसके बाद भी फिर बच्चे को एक लेक्चर दें, तो फिर बीच में संडे भी आ रहा है। तो इसलिए मैंने कॉन्टीन्यूटी के अंदर ये आपको दोनों सिखाए थे। अभी इसी को आगे चलाएंगे हम, ठीक है। तो खैर, सबसे पहला काम क्या करना है आपने? लेजर बना लेना है। और दूसरा काम करंट टैक्स में और डेफर्ड टैक्स में इसका ट्रीटमेंट देखना है। तो लेजर बना लिया। अब ये आधा लेजर बनाना आपको सिखा चुका हूँ, इन्होंने लेक्चर लिया, कोई मसला? क्लोजिंग लिखना है और जुगाड़ क्या है? बैलेंसिंग फिगर लिख दें, जिस तरफ आ रही है वो आपको खुद ही पता लग जाएगा।
सोच के भी लिखवाया था और जुगाड़ भी किया था, सोच के भी लिखवाया था। जब लेजर बन जाए उसके बाद अगला काम आपने करना है, लेजर बनने के बाद देखना है टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पे हैं या कैश बेसिस। अगर तो टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पे हैं तो फिर लड़ाई है, ठीक है। फिर हमें करंट टैक्स के अंदर अकाउंटिंग को उल्टा के टैक्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स में हमारी कैरिंग अमाउंट होगी टैक्स बेस, एज ऑन वर्किंग में टैक्स बेस नहीं होगी। और अगर टैक्स वाले भी भाई भाई हो गए तो फिर करंट टैक्स में कुछ नहीं करना और डेफर्ड टैक्स एज ऑन वर्किंग में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर, ठीक है। तो ये कुछ हमने किया था, थोड़ा सा जरा मैंने इसको रिवाइज मारा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना जी हमारा, ये मैंने आपको करवाया था। मैं अब यहीं से बात आगे उठाना चाह रहा हूं दोबारा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। इस सवाल के अंदर क्विकली जरा देख लेते हैं तरतीब क्या हमने बनाई थी। तरतीब क्या बनाई थी, नंबर 1, ये क्विकली जरा देखना है सवाल ताकि जरा जल्दी से रिवाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद आज वाला सवाल कर लेते हैं। फिर आज एक नया काम करना जरूर है। ये माजरत के साथ ये 2 दिन जो ऑनलाइन लेक्चर गया उस वजह से ये आधा लेक्चर हमारा तकरीबन चला गया है, लेकिन कोई नहीं, खैर है। तो एक्रूअल के लिए असूल क्या है, नंबर 1 लेजर बनाएंगे, नंबर 2 फिर सवाल में से देखेंगे टैक्स वाले क्या कर रहे हैं। अगर टैक्स वाले एक्रूअल बेस पे कैश बेस पे हुए तो फिर करंट टैक्स के अंदर हमने अकाउंटिंग को रिवर्स करना है, टैक्स को रिकॉर्ड करना है। डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी। और अगर परमानेंट डिफरेंस आया था इसमें, ओ यस, गुड। और अगर सवाल के अंदर पहले हम लेजर बना लेंगे, सवाल के अंदर देखेंगे टैक्स वाले अगर कैश बेसिस को फॉलो नहीं कर रहे, एक्रूअल पे ही हैं, तो फिर तो याशियाँ लग गई। कैरिंग अमाउंट ये करंट टैक्स में कुछ नहीं करना, डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर हो। और अगर परमानेंट डिफरेंस आए तो मैं तो कहता हूँ सवाल को जरा क्विकली पढ़ लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट थी करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स निकालो, ठीक है जी, अभी निकाल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले गिवन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 300 मिलियन, तो जनाब ये आपकी करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर आ गया 300 मिलियन, ठीक हो गया जी, सही है। नेक्स्ट, उसके बाद कहता है करंट लायबिलिटीज में पड़े हुए हैं, करंट लायबिलिटीज में यानी लायबिलिटीज में पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, एक्रूड एक्सपेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 12 मिलियन। अब वो कहता है जी एक्रूड एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी पेएबल पड़ी है, आगे नहीं पढ़ना, अगली बात बाद में पढ़नी है, स्टेप्स अपने नहीं छोड़ने हैं। ये मुश्किल से मुश्किल सवाल में ये एडजस्टमेंट ऐसे ही हुआ करेंगे। तो सबसे पहले एक्रूअल का सवाल आया तो क्या करना है आपने, लेजर बनाना है। क्या करना है, अब लेजर बनेगा, एक्सपेंस का लेजर है तो वो कह रहा है कि पेएबल है तो क्लोजिंग पेएबल हो, एक्सपेंस का लेजर हो, पेएबल की लायबिलिटी किस तरफ आती है। अब लॉजिकली सोचें तो क्या बात हो रही है कि जी एक्सपेंस तो इनकर हुआ था, पे नहीं हुआ तभी तो पेएबल है, पे नहीं हुआ तभी तो पेएबल है, यानी कि एक्सपेंस है कैश नहीं है, एक्सपेंस है कैश नहीं है। ये सोच के हमने लिखा एक्सपेंस के लेजर में कैश आता है डेबिट साइड पे और पीएनएल वाली फिगर आती है क्रेडिट साइड पर, तो इसका मतलब ये कहानी। और अगर आप ऐसा ना भी करें, आप इस लेजर को सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालें तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है 12, इस तरफ क्या आता है एक्सपेंस के लेजर में कैश, याद रखना है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बचपन से सीखा हुआ है, तो फिर पीएनएल वाली फिगर ये पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेजर बना लिया, ये आपका लेजर बना हुआ है। सबसे पहले जी 12 लिखा, अब यहीं पे आएंगे, ठीक है, 12 लिखा क्लोजिंग में सवाल ने बताया था और बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई इधर, ये लेजर बना स्टेप 1 में। अब आपने देखना है टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। अगर टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो कर रहे हुए तो हमारी अकाउंटिंग उलट जाएगी। वो क्या कहते हैं, अब देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं द रिलेटेड एक्सपेंस इज विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेज ऑन, कि जब आप पेमेंट करोगे टैक्स वाले तब इसे अलाउ करेंगे। इसका मतलब अकाउंटिंग और हमारे टैक्स वालों के दरमियान हमारे में फड्डा पड़ गया ना। अब अकाउंटिंग ने रिवर्स होना है, ये आई12 में ऐसे होगा, जहां हमारा टैक्स वालों का फड्डा आना है, टैक्स निकालने की बात हो रही है ना, पीबीटी तक तो वैसे ही पहुंचे, उसको छेड़ते नहीं उससे ऊपर, तो जब भी फड्डा आना है अकाउंटिंग रिवर्स टैक्स रिकॉर्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग हमने रिवर्स करनी, हमने प्रॉफिट की फिगर तक आते आते 12 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, इसको क्या कर देंगे, रिवर्स। टैक्स वालों ने कहा जी जितना कैश पे किया है वो ले लो आप एज अ डिडक्शन। अब एक्सपेंस के लेजर में कैश तो इस तरफ आता है, इस तरफ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब एक्सपेंस रिवर्स होगा 12 और कुछ भी यानी ऐड बैक हो जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सॉरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और लेस कुछ भी नहीं होगा, कुछ कैश पेमेंट ही नहीं है। अब करंट टैक्स के अंदर ये करंट टैक्स की वर्किंग में हमने क्या किया, उल्टा दिया, भाई को जगाना, उल्टा दिया अकाउंटिंग को
और रिकॉर्ड किया टैक्स को, पक्का सो गया, जरा और जल्दी से, जरा और ध्यान से उठाना। अब ये ना क्या नाम है जाग रहा हूँ, ऐसे होता जमात में हम जाते हैं ना, कभी कभी तालीम हो रही हो तो कभी आंख लग जाए ना ऐसे ही, तो साथ वाला हिलाया ना ऐसे करके, तो फिर उस बंदा यूं करता है, मतलब कि मैं जाग रहा हूँ। तो मैं अपनी गल कर रहा, बंदा होता सुता है वैसे, ठीक है ना। एक बार ऐसी एक जगह पे बयान में बैठा हुआ था मरकज़ में, ऐसी आंख लग गई, अब थका होता है बंदा, कभी बैठे बैठे सो गया। थोड़ी देर बाद में ऐसे आंख खुली तो आसपास लोग चल फिर रहे हैं, तो मुझे लगा कि लग रहा है दुआ शाह होगी, लोग उठ गए ने। तो मैंने फिर करके ऐसे करके, तो मैंने कहा कि जैसे वो बंदा मुराकबे में होता है, मैं वैसे था। पिछली गलती है कि अख लग गई सी ताड़ी तरह मेरी भी, ठीक है, कोई बात नहीं, लग जाती है आँख, ठीक है। शुक्र है अभी खुल गई, पेपर में नहीं खुली, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको समझिए, मैं ऐसे टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी तरह थोड़ी देर में रिवीजन होती है। इस दिन में वैसे ही ये 2 दिन के बाद, पिजन के बाद एक सवाल ही छोटा सा होता है जिसमें सिर्फ टैक्स रेट सिखाया जाता है, तो थोड़ी जल्दी रिवीजन होती है। ज़रा टाइम इसलिए लग रहा है कि 2 दिन आप लोग मेरे सामने थे नहीं, तो मेरा वहम ज़रा ज़्यादा हुआ वैसा, ठीक है। खैर, अब जी करंट टैक्स में क्या किया, अकाउंटिंग को उल्टा दिया, टैक्स को रिकॉर्ड कर लिया। डेफर्ड टैक्स में आएंगे तो चूंकि हम अक्रूवल को मानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ क्लोजिंग पेएबल नामी चीज एग्जिस्ट करती है। टैक्स वाले जब अक्रूवल को मानते ही नहीं है, तो बेटा ये 3-4 चीजें, ये 4 नाम है, पेएबल, प्रीपेड, रिसीवेबल, अनअर्न्ड, ये कभी भी कैश बेसिस वालों की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ अक्रूवल की दुनिया के बासी हैं, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस, नॉट इज। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। नाउ ये पेएबल है, पेएबल, ये फ्यूचर में पे होगा, जब पे होगा टैक्स वाले इसको अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन, तो ये फिर क्या है, डिडक्टेबल टेम्परेरी। बाकी आपने अगर रूल लिख लिया तो आप तो सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन रूल आप लिख लेना, पर्चे में लिख लेना बस, ठीक है ना, फिलहाल ना लिख, चलने दो, अभी तो खुला टाइम होता है, सुकून से समझ रहे हैं एक चीज, सही है। नेक्स्ट, ये डन जी, बस ये बस ये खत्म कहानी, ठीक है। कि अगर टैक्स वाले कैश बेस को फॉलो कर रहे हैं, तो करंट टैक्स में हमने अकाउंटिंग उल्टा के टैक्स रिकॉर्ड करना है। टैक्स बेस के अंदर ये डेफर्ड टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग में कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी, ठीक है। तो फिर डिफरेंस आ जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट, जल्दी से आए, कहता है इंटरेस्ट रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट हम लोगों के हिसाब से, यानी कि इंटरेस्ट रिसीवेबल है 15 मिलियन का। अब सबसे पहले अगली बात पढ़े बगैर हमने आगे लेजर बनाना है। अब इनकम, रिसीवेबल इनकम होती है, रिसीवेबल एक्सपेंस तो नहीं ना हो सकता, तो सबसे पहले आपने इनकम का लेजर ओपन करना है और रिसीवेबल क्लोजिंग साइड पर लिख लेना है, और बैलेंसिंग फिगर वो तो आ ही जाएगी, जुगाड़ है, पहले सोचते हैं। रिसीवेबल है तो मतलब रिसीवेबल बनती कब है इनकम, जब आप कमा लें, कमा लिया है, आ नहीं लिया है, यानी इनकम है, अर्न हो गई है, रिसीव नहीं हुई तो रिसीवेबल ना। अब आप कह सकते हो सर सिर्फ 12 क्यों, मैंने समझाया था गालिबन कि जो देखो ना, मिसाल के तौर पे टोटल इंटरेस्ट जो है वो इस साल के अंदर 100 रुपया बनता था, जिसमें से 75 रिसीव हो गया। जो रिसीव हो गया उसके ऊपर तो लड़ाई है नहीं, उसके ऊपर तो टैक्स वालों को भी मसला नहीं है, रिसीव जो होगा उस पर तो वो भी टैक्स ले लेते हैं। लड़ाई किसकी होती है, इस 15 रुपए की जो रिसीवेबल है। तो यहां पर इसीलिए आधे डेटा से भी सवाल हो रहा है कि लड़ाई है ही सिर्फ उसकी जो रिसीवेबल, हम कह रहे हैं इनकम को रिकॉर्ड कर लिए, वो तो उसको मानते नहीं। खैर चलें, छोड़े, दफा करें। हम अपना लेजर बनाते हैं, तो लेजर बनाया इनकम का, जिसमें रिसीवेबल एसेट इस तरफ आ गया, ठीक है जी, रिसीवेबल इस तरफ लिखा। अब इनकम रिसीवेबल है तो मतलब अर्न हो गई है, पीएनएल में रिकॉर्ड होगी, अभी रिसीव नहीं हुई थी। वैसे भी अगर आप बैलेंसिंग फिगर भी निकालें तो इस तरफ बैलेंस फिगर आ रही डेबिट साइड पर। इनकम के लेजर में डेबिट साइड पे क्या आता है वो मुझे नहीं याद, मुझे ये याद है कैश वाली बात कि अगर इनकम हो तो कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, ठीक है ना। तो अगर कैश इस तरफ आना है तो फिर पीएनएल वाली फिगर ऑपोजिट साइड में। अब लेजर बन गया, स्टेप 1 क्या, हमेशा लेजर। अब टैक्स वालों को जाके अब देखेंगे, टैक्स वालों, हाँ जी, इनकम इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन कैश, जब आएगा हमने तब टैक्स लेना। हमने ओहो, हम एक्रूवल बेसिस हमेशा से, हम बाय डिफॉल्ट हम एक्रूवल पे, हमेशा एक्रूवल पे चलेंगे। लेकिन टैक्स वाले कभी एक्रूवल कभी कैश, उनकी मर्जी की बात है। वो कहते हैं जी हम कैश बेस पे चलेंगे। अगर ये कैश बेस पे चल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग को उल्टा देंगे। 15 की इनकम रिकॉर्ड की थी, रिवर्स कर दो, तो प्रॉफिट तक आते आते 15 ऐड हो गया था, क्या कर दोगे, लेस। अब ये रिवर्स तो हो गया, टैक्स वाले किस पर टैक्स ले रहे हैं, वो तो कैश है ही कोई नहीं, कैश क्या है जी, 0। इसका मतलब कुछ ऐड, आप यहां पे 0 ऐड भी कर सकते थे, लेकिन ऐसी खाम खा लेंथी हो जाती, वर्किंग जरूरत नहीं है। करना है तो कर लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है तो। वैसे होता नहीं है। करंट टैक्स में अकाउंटिंग को उल्टा दिया, टैक्स को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक। अब टैक्स था ही कोई नहीं, 0 आ गया ना, ठीक है।
नेक्स्ट, कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस नहीं है, क्योंकि टैक्स वाले तो कैश बेस पे चल रहे हैं, तो कैरिंग अमाउंट 15, टैक्स बेस 0। अब अगली बात, ये रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है, ये फ्यूचर में रिसीव होगा, टैक्स वाले इस पर टैक्स लेंगे, तो ऐसा डिफरेंस जो फ्यूचर में टैक्सेबल। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, अगली चीज क्या है, मुक्का नहीं काम, प्रीपेड इंश्योरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यकीन माने जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया उन्होंने पता नहीं क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्या है जी, प्री पेमेंट। प्री पेमेंट का मतलब क्या होता है, हम कैश पे कर चुके हैं लेकिन अभी खर्चा इनकर नहीं हुआ, तो हमारा ये एसेट होता है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस है 30 मिलियन का, आगे नहीं पढ़ना, सबसे पहले क्या करना है, लेजर। सबसे पहले क्या करना है, लेजर। अब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस के लेजर में प्री पेमेंट एसेट इस तरफ आ गया। अब बैलेंसिंग फिगर आ रही है इधर, यानी कि पता भी लग रहा था प्री पेमेंट आती ही कब है, ये 30 रुपया प्री पेमेंट है का मतलब ये 30 रुपया पे हो चुका है, अभी एक्सपेंस नहीं बना। हो सकता है टोटल आपने 100 पे किया हो, टोटल आपने 100 पे किया कर दिया हो, लेकिन अभी खर्चा बना ही सिर्फ 70 का हो, तो 70 एक्सपेंस में गया होगा, 100 पे किया होगा, 30 प्रीपेड आ रहा होगा, तो 70 पे तो लड़ाई है ही नहीं ना। इसलिए सिर्फ क्लोजिंग से ही काम चल रहा है कि लड़ाई सिर्फ किसकी है, 30 की। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से भी सवाल होता चला जा रहा है। खैर चलें, लेक्चर्स लेंगे तो समझ आएगी। जिन्होंने लिया हुआ लेक्चर बताओ भाई सबको, जिन्होंने नहीं लेक्चर लिया बताओ समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बल्कि बोर हो रहे हैं बेचारे। खैर चलें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो लें बोर। अच्छा, और दुआ किया करें अल्लाह खैर व आफियत ही रखा करें। हमारी क्लास बस जो है ना, वो जो भी हो हमारी क्लास ना फिजिकल वाली रुकी करे, है ना, बहुत गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आप लोगों की भी हिम्मत को सलाम है माशाल्लाह, जिन्होंने लेक्चर लिए, दिल जीता है उन्होंने। पहली क्लास, मेरा मूड इतना अच्छा इसलिए है कि पहली क्लास के अंदर 99% बच्चों ने लेक्चर लिया हुआ सी, हो दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं कहा यार इस कौम को कौन हरा सकता है, इतने मेहनती लोग हैं, इतने कमिटेड लोग हैं, क्या ख्याल है? तुम भी शामिल हो सकते हो अभी, कोई बात नहीं, खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब जी अकाउंटिंग वाले ये कर चुके हैं, ठीक है, प्री पेमेंट रिकॉर्ड हुई है। ये प्री पेमेंट, ये पेएबल, एक्रू, ये सब एक्रूअल की दुनिया के पास ही है। वो क्या कह रहा है, दीज आर डिडक्टेबल। ओ, टैक्स वाले किस बेस पे चल रहे हैं, अब टैक्स डिडक्टेबल व्हेन पेड, टैक्सेबल व्हेन पे, व्हेन रिसीव्ड, ये इस तरह की अल्फाज कौन यूज करता है, टैक्स वाले। तो टैक्स वाले किस बेस पे चल रहे हैं, वो कहते हैं जब पे किया हमें टैक्स हमारी तरफ से अभी ले लो डिडक्शन के तौर पे, ठीक है। इसका मतलब ये कैश बेसिस पे चल रहे हैं और हम एक्रूअल पे हैं, तो लड़ाई वही है। उल्टा दो अकाउंटिंग को, हमने अकाउंटिंग हमने 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 कितनी इनकम रिकॉर्ड की है, सॉरी कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, इस 30 की हद तक हमने कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, जिस 30 की लड़ाई है कोई नहीं। इसका मतलब प्रॉफिट तक आते आते हमने कुछ भी लेस नहीं किया कि ऐड करें, ठीक है। तो अकाउंटिंग उलट गई, जीरो लिखना है तो लिख लो, ठीक है। और टैक्स वालों ने 30 रुपया क्या कहा है, ले लो, तो ये 30 माइनस हो रहा है, तो प्लस होता नजर इसलिए कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वो जीरो है, वरना आ जाता। पूरा लेजर हो ना, पूरा लेजर हो तो इस तरह का होता है, फिर पूरी इंफॉर्मेशन तो ये है, फिर ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, एक्सपेंस बैलेंस हो रहा है ये लेजर। फिर अब मैं ये कह रहा हूं ना कि लड़ाई किसकी है, देखो ना, आपने 1 रुपया रिसीव कर लिया और पे कर दिया और 1.5 रुपया खर्चा था। अब 1 रुपया आपने भी एक्सपेंस बनाया, टैक्स वाले भी अलाउ कर रहे हैं, लड़ाई किसकी है, इसी 0.5 की। तो ये जो अगले सवाल चल रहे हैं उनमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इस तरह से है, लड़ाई सिर्फ 0.5 की है, जिसको हमने एक्सपेंस बनाया हुआ है, टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं, तो हमारा पेएबल है, टैक्स वालों का कोई नहीं है। ये मैंने समझाया था इस लेक्चर में। खैर एनीवेज, बहरहाल समझ आ रही है बात की। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाले सवाल चल रहे हैं, वो पर्चे के अंदर उस तरह के सवाल देता है, पूरा सवाल बहुत कम है कि पूरी इंफॉर्मेशन हो, पूरा लेजर बन जाए। बस लड़ाई जिसकी है वो समझ आ जाती है, फिर उस लड़ाई के हिसाब से काम चल रहा है, ठीक है। तो पूरा सवाल होता है तो इस तरह, पूरा लेजर इस तरह से बनता है, ओपनिंग भी है, एक्सपेंस भी है, पेमेंट भी है, क्लोजिंग भी है, या इनकम है तो ओपनिंग भी है, इनकम भी पूरी, रिसीट भी पूरी और क्लोजिंग भी, पूरा लेजर तो फिर इस तरह के होता है, ठीक है। लेकिन लड़ाई जितने की है उससे भी काम चल रहा है। अच्छा, अब प्री पेमेंट, हमारी कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस नॉट इज। अब ये टेक्निकल था, बड़ा टाइम लगाया था इन पे, मैंने ये मैंने लिखवाया हुआ है, एक के ऊपर मैंने लिखवाया हुआ है, लिखवाया था आपको क्या पता बोला। अब प्री पेमेंट है, प्री पेमेंट है, ये फ्यूचर में पे होगी, प्री पेमेंट है, पहले ही प्री पेमेंट है, पे कहां से होगी।
ये फ्यूचर में एक्सपेंस बनेगी। ये फ्यूचर में, जिन्होंने लेक्चर लिया मैं बताओ इनको है कैसे रूल बना दे। ये फ्यूचर में एक्सपेंस बनेगी। जब एक्सपेंस बनेगी तो हम पीएनएल में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब ये मुश्किल वाला रूल था। वैसे तो वो जो आपकी की है ना, की उससे 1 मिनट में आप निकाल लें, लेकिन नहीं भाई, पर्चे में वो कह दे लॉजिकली बताओ, तो हम तो वो सीख रहे हैं। अब ये क्या है? प्री पेमेंट। क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी हमने पहले पे कर दिया है। फ्यूचर में ये अभी एक्सपेंस नहीं बना ना, फ्यूचर में ये क्या होगा? एक्सपेंस बनेगा, पे नहीं होगा भाई। पेड प्रीपेड, पे कर दिया है। प्रीपेड का मतलब क्या है? खर्चा नहीं है, एसेट है, प्रीपेड। फ्यूचर में ये एक्सपेंस बनेगा, हम पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे। टैक्स वाले क्या कहेंगे? चलो इसको उल्टाओ। और वो क्या अलाउ करेंगे? वो तो पहले ही अलाउ कर दिया है। अब बात समझ आ रही है? तो फ्यूचर में हम इसको एक्सपेंस बनाएंगे, टैक्स वाले कहेंगे नहीं 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 नहीं, इसको डिसअलाउ करते हैं। अब फ्यूचर में हमने एक चीज माइनस की हुई होगी जिसको वो डिसअलाउ करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। अब फ्यूचर में इसने ऐड होकर टैक्सेबल प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट को जो बढ़ाया डिफरेंस, वो कौन सा डिफरेंस है? यानी टैक्स बढ़ा रहा है ना, टैक्सेबल, ऐसा डिफरेंस है फ्यूचर में टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये और अगला अनअर्न्ड, ये दोनों टेक्निकल थे, ठीक है? रिवाइज कर रहे हैं हम। अच्छा, तो यहां भी हो गया करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। अभी तक जो 3 एडजस्टमेंट्स हुई हैं, इनमें क्या चल रहा है? हम एक्रूअल के मानने वाले और टैक्स वाले हमारे दूसरी तरफ खड़े हैं, ठीक है? दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। हम एक्रूअल के मानने वाले ही रहेंगे, ठीक है? टैक्स वाले कभी एक्रूअल कभी कैश, कभी एक्रूअल कभी कैश। जब कैश पे होंगे तो मुश्किल है, मुश्किल की ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर आसान मुश्किल लगने लगता है, मुश्किल आसान हो जाता है। पता नहीं ये क्या मसला है आप लोगों के साथ। एनीवेज, चौथी एडजस्टमेंट, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, बहुत जबरदस्त सवाल है। करंट लायबिलिटीज में पड़ा हुआ है रेंट रेवेन्यू रिसीव्ड इन, ये तो लायबिलिटी होती है, विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 25। आगे टैक्स वाले क्या करेंगे वो बात की बात है। पहला काम क्या है? लेजर बनाएंगे। पहला काम क्या करेंगे? हमने लेजर आके बनाया, रेंट इनकम है और अनअर्न्ड है, एडवांस है, लायबिलिटी है। बैलेंसिंग फिगर 25 इस तरफ आ गई। भाई जागना जरा, थोड़ा सा जागना जरा, ठीक है? आप इनकम के लेजर में कैश से याद रखो, कैश आता है तो कैश डेबिट, इनकम का लेजर, तो इस तरफ कैश है तो फिर पीएनएल तो इधर आएगा, यानी इनकम इधर, ये कैश है, ठीक है? अब हम एक्रूअल वाले हैं तभी तो ये आया है, हम एक्रूअल वाले हैं तभी तो ये आया है। टैक्स वाले अगर कैश पे हुए तो हमें अकाउंटिंग को उल्टाना पड़ेगा, हमें तो कुछ ये नहीं, यानी हमने इसको इनकम नहीं बनाया। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 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 तुम्हारी इनकम ही है, तो फिर अकाउंटिंग को उल्टाएंगे, टैक्स रिकॉर्ड करेंगे, कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी, डिफरेंस। तो ये पहली चारों एडजस्टमेंट के अंदर टैक्स वाले हमारे दुश्मन थे, ठीक है? खैर, अब टैक्स वाले पढ़ लो, दुश्मनी है, लिखा हुआ है रिलेटेड रेंट रेवेन्यू इज टैक्स्ड ऑन, तो कैश बेसिस के ऊपर टैक्स लगना है, तो फिर उल्टा दो अकाउंटिंग को। क्या उल्टाना जी? कुछ है ही नहीं जो उल्टाएं। रिकॉर्ड करो टैक्स को, यानी वो कह रहे हैं 25 रुपए बेटा टैक्स अभी दे दो, तुम्हें कैश आ गया ना, बस तुम इस पे टैक्स दे दो, बस मेहरबानी करके टैक्स दे दो, क्योंकि हम तो जब रिसीव करते हो हम तभी टैक्स ले लेते हैं। तो इसका मतलब लेस, हमने पीएनएल तक, प्रॉफिट तक आते आते कितनी इनकम ऐड की है? इस केस में कितनी इनकम ऐड की है? कोई इनकम नहीं ऐड की, तो इसलिए लेस भी कुछ नहीं होगा। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? कितनी इनकम है, यानी कि अपना आप रिवर्स कर दिया, 0 रिवर्स किया और 20 रिकॉर्ड कर लिया, तो 20 रुपीज क्या हो गया जनाब? 25 है, सॉरी 25, डन हो गया। अब कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस नॉट इज। अब ये अनअर्न्ड रेंट है, ठीक है? ये अनअर्न्ड फ्यूचर में अर्न होगा। बोलो भूटो, कुछ नहीं होता, गलत बोल दोगे। ये अनअर्न्ड है, फ्यूचर में अर्न होगा। जब अर्न होगा तो हम पीएनएल में इसको रिकॉर्ड करेंगे, टैक्स वाले तो इसको कैश बेसिस के ऊपर टैक्स पहले ही ले चुके हैं, तो हमने ऐड किया होगा। टैक्स वाले इसको फ्यूचर में क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, इसके ऊपर तो टैक्स पहले ही दे चुके हो तुम, इसको क्या कर दो? टैक्सेबल प्रॉफिट तक आते आते लेस कर दो। तो ये ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में डिडक्टेबल होगा। कौन सा डिफरेंस जी? डिडक्टेबल। ये सब रूल्स मैंने कल लिखवाए थे, बता दूं, ठीक है? लेक्चर डबल स्पीड पे सुन लेना, पर सुन लेना, क्योंकि अब तो मैंने तकरीबन रिवाइज भी कर दिया। अच्छा, 4x चलें जी, यहां तक को मसला और बोलो। अच्छा, अब करंट लायबिलिटी में सैलरीज भी हैं जिनकी कैरिंग अमाउंट 13 है।
रिलेटेड बाद में पढ़ेंगे। पहले हमने क्या करना है, एक्रूअल की एडजस्टमेंट आए तो लेजर। अब सैलरीज का लेजर बनाया, पेएबल है, ठीक है, तो एक्सपेंस बैलेंसिंग आ गया, ठीक है। अब टैक्स वालों ने कहा ऐसे नहीं ना, अब लड़ाइयां इतनी अच्छी नहीं होती, कहते हैं रिलेटेड एक्सपेंस हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस। भाई देखो, एक्रूड सैलरीज का मतलब क्या है, एक्सपेंस इनकर हो गया, पे नहीं हुआ, हमने एंट्री कर ली है एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। टैक्स वाले कह रहे हैं हाँ हाँ एक्सपेंस ही है, यानी हम भी इसको अलाउ करते हैं रिडक्शन एक्रूवल बेसिस पे। क्या मतलब, टैक्स वाले एक्रूवल बेसिस पे आ गए, सुभान अल्लाह। जब टैक्स वाले और हम एक ही पेज पे आ गए हैं, सेम पेज पे आ गए हैं, तो जिसको हम एक्सपेंस कह रहे हैं टैक्स वाले उसको भी एक्सपेंस ही कह रहे हैं ना, तो फिर पक्की बात है उनके यहां भी पेएबल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये उनके यहां होता कुछ नहीं, इसे समझाने के लिए कहा जाता है। टैक्स वाले कौन सा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैठे बना रहे हैं, समझाने के लिए होता है, ठीक है ना। खैर, तो अब जब टैक्स वाले कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं तो करंट टैक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है, करंट टैक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है, भाई 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 भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डू नथिंग, करंट टैक्स में डू नथिंग। और डेफर्ड टैक्स में हम हैं पेएबल पे खड़े हुए, तो वो भी पेएबल मान रहे हैं, तभी तो एक्रूवल को वो कह रहे हैं अलाउड है। पेएबल है, अभी एक्सपेंस पे नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं अलाउड है, तो मतलब वो एक्रूवल को फॉलो कर रहे हैं तभी ना। इसका मतलब अगर ये है आसान, वैसे अगर आ जाए एडजस्टमेंट, तो टैक्स वाले अगर एक्रूवल बेसिस को फॉलो कर रहे हैं तो करंट टैक्स में कुछ नहीं करना और डेफर्ड टैक्स में कुछ होना नहीं। क्या मतलब, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस जब हो जाएंगी बराबर तो डिफरेंस है ही नहीं। तो यहां कुछ करना नहीं है और यहां कुछ ऐसा करना है कि फिर कुछ होना नहीं, ठीक है ना। तो अगर टैक्स वाले एक्रूवल बेसिस पे हैं तो करंट टैक्स में डू नथिंग और डेफर्ड टैक्स की एज ऑन वाली वर्किंग के अंदर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर हो जाएंगे। गॉट इट, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कुछ हो गया है, रख दो, अभी हम उसकी बारी नहीं आई, आज बोर्ड की बारी नहीं आई, बस आने वाली है, पार्ट 2 में करेंगे इंशाल्लाह सवाल, डेफर्ड टैक्स वो रेट चेंज करेंगे। अच्छा आगे आओ, नेक्स्ट ऐसे ही एक और एडजस्टमेंट भी आ गया, ऐसे ही है। ट्रेड रिसीवेबल्स की कैरिंग अमाउंट 50 मिलियन है। ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स 50 के आ रहे हैं, मतलब क्या, मतलब हमने गुड्स डिलीवर कर दी होंगी, पैसे नहीं आए होंगे, तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, एंट्री हम करते थे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, अब आप कहोगे क्या सिर्फ 50 ही है, ओ भाई असल कहानी तो अब नहीं है ना सामने, असल कहानी तो यही है। मिसाल के तौर पर असल कहानी तो हो सकता है ऐसे हो, डेटर्स का लेजर है, सेल्स हमने की थी लेट से 570 रुपए की, ठीक है, और कैश आ गया उसमें से 520 रुपए, तो क्लोजिंग में क्या आ रहा है। अब जो 520 का कैश है और जो 500, वो तो वैसे ही उस पर लड़ाई तो वैसे ही नहीं ना होती, तो लड़ाई सिर्फ किसकी चल रही है, 50 की, जिसके ऊपर लड़ाई है ही नहीं इन दो केसेस में। खैर चलो, 50 रुपए क्या है जी, रिसीवेबल। पढ़ो फिर पढ़ो। ट्रेड रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 50 मिलियन। तो ये क्या है जी, अब आगे नहीं पढ़ना, सबसे पहले लेजर बनाना है, डेटर का लेजर, क्लोजिंग रिसीवेबल है, इसका मतलब इधर इनकम आएगी 50 रुपए की इनकम। अब अगर टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस को, कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनकम को उल्टाना पड़ेगा, और कुछ आया नहीं इसलिए कुछ टैक्स नहीं लगेगा, कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी। और अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पे नहीं बल्कि हमारे तरह के हमारे भाई बन के एक्रूअल बेसिस पे आ गए हैं, तो फिर जिसको हम इनकम कह रहे हैं उसको वो भी इनकम कह रहे हैं, जो हमारा फिर रिसीवेबल है उनका भी रिसीवेबल है। मतलब करंट टैक्स में डू नथिंग और डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट विल बी इक्वल टू टैक्स बेस। वो क्या कह रहा है जी, यही कह रहा है ना, द रिलेटेड रेवेन्यू हैज बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट, मतलब टैक्स अथॉरिटीज जो है वो एक्रूअल बेसिस को फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस भी है, ठीक है जी। तो डू नथिंग इन करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस भी बराबर, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, हमारा उनका कोई डिफरेंस ही नहीं, लड़ाई कोई नहीं, ठीक है जी। जिसको हमने इनकम कहा उन्होंने उसको इनकम मान लिया, केडे तगड़े ने हैं। अच्छा, सियाने केडे ने, चलो छोड़ो मिट्टी पाओ, आ जाओ। उसके बाद जनाब ये दो स्पेशल गेस्ट्स भी आए थे कल एडजस्टमेंट में, ठीक है। डिविडेंड रिसीवेबल कैरिंग अमाउंट 23 मिलियन है, आगे ना पढ़ो, सबसे पहले लेजर। रिसीवेबल आ गया ना, एक्रूअल आ गया, तो सबसे पहले लेजर, ठीक है। हमने लेजर बनाया, डिविडेंड इनकम है, रिसीवेबल है, तो क्लोजिंग में रिसीवेबल है, तो फिर इनकम हमने रिकॉर्ड की है 23 की, ठीक है जी। अब ये तो हो गया लेजर। अब जाते हैं टैक्स वालों के बारे में, देखते हैं टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है द डिविडेंड इज, ओ ये तो क्या है,
टैक्सेबल ही नहीं है, यानी एग्जेम्प्ट हैं, यानी कि ये क्या है, तो परमानेंट डिफरेंस का ट्रीटमेंट तो आपको आता है। क्या ख्याल है, हम जिसको इनकम कह रहे हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 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 ये इनकम नहीं है। जैसे हम कैपिटल गेन इनकम में रिकॉर्ड पिछले सवाल क्यों है, जो कैपिटल गेन, एग्रीकल्चरल इनकम, इस तरह की इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड किए बैठे थे, टैक्स वाले कहते थे नहीं 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 ये एग्जैम्प्ट है। तो हम क्या करते थे, इनकम ऐड की हुई थी, पीएनएल तक प्रॉफिट तक आते थे, इसको लेस कर देते थे और ऐड कुछ भी नहीं करते। तो वही काम करना, ठीक है। हमने प्रॉफिट तक आते आते 23 रुपए की इनकम रिकॉर्ड की हुई है, वो कह रहे हैं ये एग्जैम्प्ट है, हमने कहा जी ठीक है, लेस कर दी, परमानेंट डिफरेंस था, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट तो है ना, हम एक्रूअल वाले हैं, कैरिंग अमाउंट तो है, कैरिंग अमाउंट तो है, टैक्स बेस असल में ना इसके कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। तो यहां पे हम लेने लगे थे जीरो, लेकिन उस वजह से एक मसला आ गया। मसला ये आ रहा था कि हालांकि टैक्स वाले इसको कभी भी टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम ये कहते हुए कि इसके कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, यहां पर टैक्स बेस जीरो ले गए, तो यहां पर तो डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस आएगा तो इस पर तो डेफर्ड टैक्स बुक हो जाएगा, और डेफर्ड टैक्स तो सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे होता है, परमानेंट डिफरेंस पे तो नहीं होता। तो जबरदस्ती पकड़ के हमने क्या किया था, परमानेंट डिफरेंस की कैरिंग अमाउंट को, टैक्स बेस को कैरिंग अमाउंट के बराबर कर लिया था, और डिफरेंस यहां पे आने ही नहीं। ठीक है, यहां तक को मसला समझ आ रहा है कुछ कुछ। चलें, इसी तरह से पेनल्टी है। अब वो ये आज से पहले ना जी, आज से पहले जितने सवाल आपने किए परमानेंट डिफरेंसेस वाले, उनमें इनकम रिसीवेबल या पेनल्टी पेएबल नहीं होती थी, इनकम एक्सपेंस पड़ा होता तो सिर्फ ट्रीटमेंट आपका चल जाता था, करंट टैक्स वाला डेफर्ड टैक्स की तरफ बात जाती ही नहीं थी। आज बात जो है दूसरी तरफ गई है, और अब आगे चल के 1-2 दिन बाद दोनों तरफ बात जाएगी। चलें छोड़ें, देखेंगे फिर। फिलहाल हाँ, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड फाइन्स एंड पेनल्टीज। एक्रूड यानी पेएबल, फाइन पेनल्टी क्या है जी, पेएबल है, ठीक है जी, पेएबल है। तो कैरिंग अमाउंट की 29 है, तो सबसे पहले जाके हमने लेजर बना लिया अपना, तरतीब नहीं छोड़नी अपनी। तो पेएबल है तो इधर एक्सपेंस आ रहा है, यानी हम एक्सपेंस रिकॉर्ड किए बैठे हैं लेकिन अभी तक उसको पे नहीं किया। अब टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, फाइन एंड पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेज। ये तो डिडक्टेबल ही नहीं है, तो परमानेंट डिफरेंस है तो क्या कर देंगे, ऐड। अब कैरिंग अमाउंट तो है, कैरिंग अमाउंट तो है, टैक्स बेस मतलब टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, इन कभी भी अलाउ नहीं करना। लेकिन मसला यह है कि यहां पर अगर हमने सिफर लिख दिया ये बात कहते हुए, तो डिफरेंस आ जाएगा जो गड़बड़ है। डेफर्ड टैक्स सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस में बुक होता है कि आज ज्यादा दे दिया कल कम, आज कम दे दिया कल ज्यादा। ये तो कभी भी टैक्स नहीं होगा, कभी भी अलाउ नहीं होगा। ये दो जो चीजें आई हैं, तो इसलिए जबरदस्ती पकड़ के हमने टैक्स बेस टू कैरिंग अमाउंट के बराबर किया। ये मैंने वो लाल रंग का निशान लगाया था, याद है ना, खतरे का निशान। ओके, तो ये हमने जबरदस्ती इसको बराबर किया ताकि कोई डिफरेंस ना आने पाए। ओके जी, सवाल खत्म हो गया। अब मेन चीज रह गई है इसका ट्रीटमेंट जो था। खैर एनीवेज, कोई डिफरेंस नहीं आया तो फिर कहानी खत्म। ये टीटीडी आ गया, इन सब पर टोटल आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकाल ली। अब करंट टैक्स सीटी डेबिट, सीटी भी क्रेडिट, डेफर्ड टैक्स क्लोजिंग ये आ गया, ओपनिंग नील है। कैसे पता लगा नील है, कहीं लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, डेफर्ड टैक्स बैलेंस वाज 0। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो ये आपका डीटीई आ गया, यही आपने निकालना था। ये आपकी 2 रिक्वायरमेंट्स थी बेसिकली। ये वर्किंग तो नहीं था, हाँ मैंने वर्किंग कही भी नहीं, ये पहले सफ़े पे आपकी वर्किंग आ गई, ठीक है, और ये 2, ठीक है जी। अच्छा, अब ना मैं इसका नोट रिक्वायर्ड नहीं था इस सवाल में, लेकिन मैं बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी समरी मैं आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। उसके एक्रूवल की समरी हम बना लें, लेकिन उसके लिए पार्ट 2 शुरू करें।